वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री और टॉपिक है वही ट्रिग्नोमेट्री। सब टॉपिक बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है बच्चों हिंदी में त्रिकोणमिति का उपयोजन। अब बच्चों त्रिकोणमिति का उपयोजन का क्या अर्थ है? त्रिकोणमिति के उपयोजन का अर्थ है कि ये त्रिकोणमिति जो लेसन है, जो चैप्टर है, या इसमें हम जो कुछ भी सीख रहे हैं इसका हमारे जर्नल लाइफ में यूज क्या है। कभी कभी ऐसा आप लोग सोचते हो ना बच्चों की अलजेब्रा में कुछ चैप्टर है, ज्योमेट्री में चैप्टर है, हम लोग ये सीख रहे हैं तो इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, बराबर है। तो ये जो त्रिकोणमिति हम लोग सीख रहे हैं जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इसका बहुत सारा यूज है इस जर्नल लाइफ में, या आगे चल के जब आप पढ़ाई करोगे या और आगे पढ़ाई करोगे इसका बहुत सारा यूज है। अभी जैसे कभी कभी देखो बच्चों ऐसा होता है कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने जाके खड़े हो जाते हो, बराबर है, और आप बिल्डिंग के टॉप को देखने लगते हो। फिर आप सोचते हो अरे ये बिल्डिंग की हाइट कितनी ज्यादा है, कितनी ऊंचाई है। तो सोचो अगर इस हाइट को, उस बिल्डिंग के हाइट को मापना हो प्रत्यक्ष रूप से तो कितना टिपिकल है, मतलब असंभव है। आप ऊपर से एकदम टॉप से लेके बॉटम तक आप माप पाना इतना कठिन होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का आप उपयोग करके, त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके आप उसके हाइट को माप सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर खड़े होते हैं और टेरेस पे खड़ा होके हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा कोई फ्रेंड हमें बुलाता हुआ रहता है या उसकी कोई गाड़ी नीचे खड़ी हुई होती है। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं कि हमारा दोस्त हमसे कितनी दूरी पर खड़ा है, या मैं अपने दोस्त को देख रहा हूं तो कितने माप का कोण बन रहा है। तो ये जानकारी ज्ञात करने के लिए भी हम त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं घूमने चले जाते हो और बड़े से चट्टान को, बड़े से पहाड़ को आप देखते हो और उसके सामने आप खड़े रहते हो, तो आप क्या पाते हो, आप ये आपके दिमाग में फिर यही चलता रहता है कि ये पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी। अब आप सोचिए एकदम टॉप, चोटी से लेके बॉटम तक, नीचे तक अगर आपको उसकी ऊंचाई चाहिए उस चट्टान की, तो ये प्रत्यक्ष रूप से मापना बहुत ही कठिन होता है, असंभव होता है। लेकिन जब आप त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके चाहोगे करना करके तो आप उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हो। या उस चट्टान से आप कितनी दूरी पर खड़े हो, ये भी दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है कि उस चट्टान से आप कितनी दूरी पर खड़े हो कि उस चट्टान की चोटी को देख रहे हो, तो ये भी ज्ञात करना हुआ तो भी आप त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। या आप ये भी कि मैं उस चोटी, मैं उस पर्वत या उस पहाड़ या उस चट्टान की चोटी को देख रहा हूं तो कितने माप का कोण बन रहा है उसकी चोटी को मुझे देखने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए भी आप त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी अचानक कहीं जाते हो, घूमते और अचानक इतना बड़ा पेड़ देख लेते हो तो वो भी आप एकदम से आश्चर्य हो जाते हो, इतना बड़ा पेड़, इसकी हाइट कितनी होगी। तो ये भी ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके बच्चों उस पेड़ की ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं, या उस पेड़ से हम कितनी दूरी पर खड़े हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, या उस पेड़ की चोटी को देखने के लिए कितने माप का कोण बन रहा है ये भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करके। समझ में आया बच्चों? और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं घूमने गए और हमें बहुत बड़ी नदी या बहुत चौड़ी नदी हमें दिखाई देती है और हम ये सोचने लगते हैं कि नदी के इस घाट से उस घाट के बीच में गैप कितना होगा, क्या कितना दूरी होगा। तो ये भी हम प्रत्यक्ष रूप से टेप लेके माप नहीं सकते बच्चों। तो ये भी अगर हमें त्रिकोणमिति अनुपात का हम उपयोग करें तो हम उस नदी की ऊंचाई मतलब चौड़ाई को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का इस तरह से बहुत सारे उपयोग है बच्चों। या कभी कभी आपने देखो न्यूज देखते रहते हैं और न्यूज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे मिलिट्री लोगों ने जो मिलिटेंट्स होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनके जो स्थान होते हैं वो जो फाइटर फ्लाइट्स होते हैं, फाइटर जो जहाजें होती हैं, उससे उनके ठिकानों को उन्होंने तहस नहस कर दिया बम फेंक कर। सोचिए आप कहीं से किसी चीज को थोड़ा नजदीक भी कोई चीज रहता है, एक पत्थर से आप फेंक के मारते हो तो कई बार आपके निशाने चूक जाते हैं। लेकिन देखो फाइटर प्लेन से जब हमारे मिलिट्री पर्सन लोग, हमारे बहादुर लोग, हमारे जवान लोग
ऊपर से बम फेंकते हैं तो एग्जैक्टली उनके ठिकानों पर ही कैसे गिरता है। तो वहां पे भी वो लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का वहां पे ऐसा सिस्टम, ऐसा टेक्नोलॉजी लगी हुई रहती है कि वो लोग पहचान मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके वो ज्ञात कर लेते हैं कि वो जो मिलिटेंट के ठिकाने हैं वो कितनी दूरी पर स्थित है, या कितने एंगल का कोण बनाकर हम उस बम को फेंके तो उनके ठिकानों पर एग्जैक्टली गिरेगा और उनके ठिकाने तहस नहस हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ऐसे बहुत सारे जगहों पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके सवालों को हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपनी संख्याओं का, हमारे जो भी हमारे मन में संख्या है उसका हम समाधान भी कर सकते हैं। तो और हम देखते हैं कि इनकी संकल्पनाएं और क्या क्या चीज है। ओके, क्या क्या संकल्पनाएं हैं वो हम बताते हैं आपके सामने। इन सब चीजों का उपयोग करके आप सवालों को हल कर सकते हो। बच्चों अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है, एक लाइन खींच दी है और ऐसा मैं मान लेता हूं कि ये एक पेड़ है, बराबर बच्चों। पेड़ जमीन के ऊपर लंबवत खड़ा है, पेड़ जमीन पे लंबवत खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पर्सन है। ओके, अब जैसे ये मैं पेड़ की को एबी से नाम दे देता हूं मैं, ये पेड़ की ऊंचाई है एबी, ये पेड़ है और यहाँ पे सी पॉइंट पर एक पर्सन खड़ा है, एक निरीक्षक खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है जो उस पेड़ की चोटी की ओर देख रहा है। ऐसे इस पेड़ की चोटी की ओर देख रहा है, इस तरह से बच्चों। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे खड़ा होकर वो व्यक्ति पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो इस लाइन को हम सर्वप्रथम तो दृष्टि रेखा कहते हैं। इसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। ये दृष्टि और ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ खड़ा है जमीन पर लंबवत और यहां से व्यक्ति उस पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो इसे हम लोग दृष्टि, ये जो रेखा बनती है इसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये जो लाइन है ये, ओके, जहां पे व्यक्ति खड़ा है उस पेड़ के ठीक सामने, ये जो लाइन बनती है, ये जमीन है, इसे हम लोग क्षैतिज समानांतर रेखा कहते हैं। क्षैतिज समानांतर रेखा। ध्यान से सुनिए बच्चों फिर से, यहाँ पे एक पेड़ है या इमारत है या लाइट हाउस है, वॉटेवर, कुछ भी ऐसे यहाँ पे है जो जमीन पर लंबवत खड़ा है और इस पॉइंट पर एक व्यक्ति है, एक निरीक्षक है जो उस पेड़ की चोटी को देख रहा है, ठीक है। तो उस पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो जो रेखा बनती है, जो हमने कच्ची आकृति बनाई है इस संकल्पना से, तो इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं हमेशा। और नीचे ये जो रेखा है इसे हम लोग क्षैतिज समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये क्षैतिज समानांतर, अब देखिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है बच्चों। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्षैतिज समानांतर रेखा के ठीक ऊपर की दिशा में देख रहा है। देखिए क्षैतिज समानांतर से अगर हमें किसी पेड़ की ऊंचाई को देखनी है, उसके टॉप को देखना है, तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो क्षैतिज समानांतर रेखा के ऊपरी दिशा की ओर देख रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, आप जानते हो कि कोण के माप को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं, तो इस कोण को हम लोग उन्नत कोण कहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बच्चा या कोई भी जब नीचे से मतलब क्षैतिज समानांतर रेखा के ठीक ऊपर की दिशा में देखता है और उस क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, ओके, जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं, उसका माप अंशों में आएगा, उस कोण को हम उन्नत कोण कहते हैं, ओके। और इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ऐसे आप आपके दिमाग में बैठे रहे तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी चीज को देखते हैं तो उस क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम उन्नत कोण कहते हैं। तो बच्चों क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि जब सवाल आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में जो सवाल है उसमें चित्र नहीं बनाया रहेगा, ओके, उस सवाल को आप कच्ची आकृति में बदलोगे पहले, ओके, कच्ची आकृति में बदलकर वहां पे उन्नत कोण लिखा रहेगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि उन्नत कोण का अर्थ होता है कि जब यहाँ पे व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम उन्नत कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से अब जैसे वापस से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई इमारत है,
देखिए ये जमीन पर लंबवत खड़ा है, इमारत समझ लो, बिल्डिंग है ये आपकी, ये इमारत है। ओके, और यहाँ पे निरीक्षक, मैं इमारत का नाम भी लिख देता हूँ AB, और ये यहाँ पे एक C बना देता हूँ। तो ये जो टेरिस है, इमारत की जो टेरिस है बच्चे, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, निरीक्षक यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो नीचे बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे पॉइंट C पर किसी गाड़ी को देखता है या किसी मित्र को देखता है, किसी भी चीज को वहां से ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है बच्चों। ये आपकी क्षैतिज समानांतर रेखा है। ओके, ये आपकी क्षैतिज समानांतर रेखा है। ओके, ये आपकी इमारत है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है बच्चों। हाँ, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। तो जब वो व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है बच्चों, देखिए ये इस तरह से, तो देखिए जब यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो ये ही उसकी क्षैतिज समानांतर, यहाँ पे ये क्षैतिज समानांतर रेखा ये भी कहलाएगी क्षैतिज समांतर रेखा। देखिए जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो ठीक उस निरीक्षक के सामने जो लाइन बनता है, इसे हम लोग क्षैतिज समानांतर, उसके सर के ऊपर से जो सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा उसे हम लोग क्षैतिज समानांतर रेखा कहेंगे, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। और ये दृष्टि रेखा, आप जानते हो कि इसे दृष्टि रेखा कहते हैं, अभी भी मैंने बताया। तो देखिए क्षैतिज समानांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ओके, इसे हम लोग अवनत कोण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अवनत कोण। अब यहाँ पे आपको इस तरह से इसको दिमाग में लेना कि जब भी कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, जब वो कोई व्यक्ति क्षैतिज समानांतर रेखा के नीचे की ओर देखेगा, ओके, तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसे हम लोग अवनत कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कोई व्यक्ति क्षैतिज समानांतर रेखा के ऊपर दिशा की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज समानांतर रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नत कोण कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ओके, तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले इस कोण को हम लोग कहते हैं अवनत कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों। ओके, और आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा हमेशा कि कोई इमारत है, पेड़ है या चट्टान है, वो जमीन पर लंबवत खड़ी होनी चाहिए, लंबवत खड़ी रहेगी। ओके, ये संकल्पना लेके हम हमेशा चलेंगे। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से कह देता हूं मैं, ओके, कि क्षैतिज, जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी ऊपर की चीज को देखता है तो क्षैतिज समानांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम उन्नत कोण कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग अवनत कोण कहते हैं। ओके, तो इन दो चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो ये मेन चीजें हैं। अब कुछ उदाहरण लेके बच्चों मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे जो शाब्दिक सवाल हैं आपके टेक्स्ट बुक में या टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, समझ में आया तो उसका ध्यान, उस टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए हम लोग पहले एक कच्ची आकृति बनाएंगे, उस सवाल को कहने का अर्थ है कि एक आकृति में कन्वर्ट करेंगे, आकृति में कन्वर्ट करने के बाद में हम सवालों को आसानी से हल करेंगे। लेकिन उसके लिए विशेष रूप से आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चों की पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 127 पे, तो 127 पे एक सारणी दी गई है, एक टेबल बनाया गया है, और उस टेबल में ये सब ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के कुछ वैल्यूज दिए हैं, उन वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में क्या, आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वो टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप सवालों को हल करते समय जो टेक्स्ट बुक के सवाल हैं, जब आप घर पे बैठ के हल करोगे या स्कूल में बैठ के हल कर रहे होते हैं तो आप पलट के आप पीछे देख सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम में जब जाओगे देने के लिए, चाहे वो स्कूल में हो रहा है चाहे वो आउट ऑफ स्कूल में हो रहा हो, तो आपको वो टेबल नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको उसके वैल्यू भी बहुत आसानी से याद करके रखने पड़ेंगे, और आसान भी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलो हम लोग शाब्दिक सवालों को देखते हैं, और उसको देखते हुए हम लोग कैसे उसको हल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है,
बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न देखिए आपके सामने है। पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए बच्चों। जब तक आप पढ़ के प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आप सवाल को आसानी से हल नहीं कर सकते। क्योंकि जब प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ रहेंगे तो आप उससे का सवाल सही बनेगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा है कि किसी पेड़ के तने से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा निरीक्षक पेड़ की चोटी की ओर देखता है, तब 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। देखिए ध्यान से। ओके, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? करनी में 3 का मान 1.73 दिया है। फिर से देखिए क्या लिखा है सवाल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी पेड़ के तने से, मतलब पेड़ कोई खड़ा है, ओके, लंबवत जमीन पर, तो पेड़ के तने से 10 मीटर दूरी पर, उस पेड़ से 10 मीटर दूरी पर एक निरीक्षक खड़ा होकर क्या कर रहा है? पेड़ की चोटी की ओर देखता है। पेड़ की चोटी मतलब पेड़ का एकदम टॉप वाला हिस्सा जो होता है उसे हम पेड़ की चोटी कहते हैं। तब क्या बनता है? अब देखिए व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर पेड़ के टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो 60 अंश माप का देखिए लिखा है उन्नत कोण बनता है। मैंने कहा था कि क्षैतिज समानांतर रेखा कि जब हम ऊपर की दिशा की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज समानांतर रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम उन्नत कोण कहते हैं। तो 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? और करनी का मान भी दिया है, करनी में 3 का मान दिया है 1.73। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को हम सबसे पहले चित्र में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं, क्योंकि कोई एक पेड़ है, तो देखिए हम एक पेड़ का निर्माण करते हैं, उसे आकृति के रूप में कन्वर्ट करेंगे इस सवाल को। ये देखिए मैंने एक पेड़ खड़ा कर दिया, ठीक है, और ये क्षैतिज समानांतर रेखा खींच दिया मैंने। ये पेड़ देखिए लंबवत खड़ा है जमीन पर, और ये पेड़ की चोटी है बच्चों, और पेड़ के नाम को मैं PQ लिख देता। ओके, और यहाँ पे वो निरीक्षक खड़ा है बिंदु R पर, बिंदु R पर। ओके, अब पेड़ के तने से देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या लिखा था कि पेड़ के तने से 10 मीटर दूरी पर निरीक्षक खड़ा है। ठीक है, ये 10 मीटर दूरी, 10 मीटर, ये पेड़ है बच्चों PQ, और पेड़ के तने से 10 मीटर दूरी पर एक निरीक्षक खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है जो पेड़ के टॉप को, पेड़ की चोटी की ओर देखता है। ओके, तो पेड़ की चोटी की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा का निर्माण होगा इस तरह से। हम एक दृष्टि रेखा भी खींच दे रहे हैं बच्चों, ये रहा दृष्टि रेखा। ओके, तो ये दृष्टि रेखा का निर्माण हो गया। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज समानांतर रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ओके, जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं, और वो दिया है कि 60 अंश का बन रहा है, थीटा का माप 60 अंश दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है? हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपको समझ में आया होगा ना बच्चों कि हमने ये जो प्रश्न दिया था उसके आधार पर हमने कैसे हमने उस प्रश्न को आकृति में कैसे बदला। अब PQ क्या है? पेड़ की ऊंचाई है, और ये जो पेड़ है जो जमीन पर लंबवत खड़ा है, इस पेड़ के तने से 10 मीटर दूरी पर निरीक्षक खड़ा है। ओके, और वो निरीक्षक पेड़ की चोटी को देख रहा है, पेड़ के ऊपरी हिस्से को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज समानांतर रेखा के बीच में जो उन्नत कोण बन रहा है जिसका माप भी 60 अंश दिया हुआ है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि किसी भी ऊंचाई को करना है, ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए इस कोण, ये जो कोण है, आपको सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों कि जिस कोण के सामने जो भुजा आती है तो वो भुजा उस कोण की सम्मुख भुजा कहलाती है, और जिस कोण से दो भुजा लगी हुई रहती है उसे हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा तो आप जानते हो कि हमेशा कर्ण कहलाती है। तो देखिए हमें क्या चाहिए? इस कोण, जो कोण R है, ओके, इस कोण के सामने की भुजा का माप हमको चाहिए, और इस कोण के संलग्न भुजा का माप हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सम्मुख चाहिए और संलग्न दिया हुआ है। तो सम्मुख बटे संलग्न किसका फार्मूला है बच्चों? tan का फार्मूला है। ओके, बिगिनिंग में ही आपको या 9th स्टैंडर्ड में भी आपको सिखाया गया होगा
त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 बताए गए होंगे। ओके, साइन का फार्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ऐसे कॉस का बताया गया होगा। ओके, टैन का बताया गया है, कॉसेक का बताया गया है, सेक का बताया गया है और कॉट का भी बताया गया है। ओके, तो टैन का होता है बच्चों सम्मुख बटे संलग्न। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं, मैं सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं हम लोग बच्चों की टैन थीटा। टैन थीटा का फार्मूला क्या है? सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा है पी क्यू। ओके, और संलग्न भुजा का नाम है क्यू आर। तो टैन थीटा बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मान रखते हैं कि टैन थीटा बराबर, और सॉरी थीटा की जगह पे हमें थीटा का मान दिया तो हम ये थीटा का मान लिख देते हैं। tan 60 इक्वल टू पी क्यू का मान तो हमें दिया नहीं है, जो पेड़ है, जो पेड़ की ऊंचाई है, और क्यू आर का मान हमें दिया है 10। ठीक है बच्चों, क्यू आर का मान हमें दिया हुआ है 10। अब देखिए बच्चों, अब मैंने क्या कहा कि आपके टेक्स्ट बुक में जो ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 27 पे ओके सारणी दी गई है। तो यहाँ पे सारणी का हम उपयोग करेंगे कि tan 60 का वैल्यू होता है कितना है। तो सारणी में आप देखेंगे तो बच्चों, तो tan 60 का वैल्यू करनी में 3 होता है। तो करनी में 3 बराबर पी क्यू का मान नहीं मालूम, वो ज्ञात करना है, तो पी क्यू को एज इट इज रख देंगे और बटे 10। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब हमें पी क्यू का मान चाहिए तो 10 को यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि 10 यहाँ पे डिवाइड है और जब वो लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो करनी में 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा? 10 के साथ। तो पी क्यू बराबर आया करनी में 3 गुणे 10। तो इसलिए पी क्यू बराबर बच्चों, मैं पी क्यू को लेफ्ट में ले रहा हूं और इसको राइट में ले रहा हूं, तो दोनों को मैं ले रहा हूं। हाँ देखो, इसको लेफ्ट में लिया, इसको राइट में लिया, इसलिए किसी का भी चिन्ह बदलेगा नहीं। सॉरी। अब करनी में 3 का मान हमें सवाल में दिया हुआ है बच्चों। देखिए करनी में 3 का मान सवाल में दिया है कि करनी में 3 का मान होता है 1.73। तो करनी में 3 की जगह पर 1.73 लिख दिया इंटू 10। ठीक है, तो इसलिए पी क्यू बराबर, अब बच्चों देखिए जब हम 1.73 का गुणा जब हम 10 के साथ में करेंगे, या सपोज लीजिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है या 2 अंकों के बाद पॉइंट है। ओके, 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो 173 का गुणा, हम ऐसे मान लो पॉइंट नहीं, 173 का गुणा हम 10 के साथ करेंगे तो 1730 हो जाएगा। लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट है राइट साइड, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से हमें पी क्यू का मान कितना आ गया बच्चों? 17.3 मीटर। ओके, अब हम जानते हैं कि दशमलव के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप चाहे तो शून्य लिख भी सकते हैं और चाहे तो शून्य ना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से देखिए हमें पेड़ की ऊंचाई मिली 17.3 मीटर। ओके, फिर से सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और ये सारे एग्जाम में आते हैं। ओके, 3 से 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, मैं फिर से सवाल को मैं फटाफट आपको बता देता हूं। मैं ये एक पेड़ है जो जमीन पर लंबवत खड़ा है। ठीक है, और इस पेड़ के तने से 10 मीटर दूरी पर एक निरीक्षक, एक व्यक्ति खड़ा है, निरीक्षक खड़ा है, और वो क्या करता है? उस पेड़ की चोटी को देख रहा है, मतलब उस पेड़ की हाइट जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको देख रहा है। ठीक है, तो जब वो व्यक्ति पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर देखता है तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा के बीच में जो उन्नत कोण बन रहा है, जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं, उसका माप 60 अंक ऑलरेडी सवाल में दिया है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सम्मुख इस कोण, ये जो थीटा है, इस कोण की जो सामने की भुजा है उसका माप हमें ज्ञात करना है, और इस कोण की संलग्न भुजा का माप हमें दिया है। तो हमने फार्मूला यूज किया tan थीटा। tan थीटा बराबर सम्मुख पी क्यू और संलग्न क्यू आर। फिर tan थीटा की जगह पे हमने 60 रख दिया बच्चों। पी क्यू का मान नहीं मालूम था, इसलिए पी क्यू को वैसे रहने दिया, क्यू आर की जगह पे 10 लिख दिया गया। tan 60 का वैल्यू सारणी के अनुसार करनी में 3 होता है, हमने करनी में 3 लिख दिया, बराबर पी क्यू एज इट इज बटे 10 भी एज इट इज। 10 यहाँ पे देखिए राइट साइड में भाग है, जब वो लेफ्ट में आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो करनी में 3 गुणे 10 बराबर पी क्यू। यहाँ पे राइट साइड में खाली पी क्यू बचा, क्योंकि 10 राइट से लेफ्ट में आ गया। अब बच्चों मैंने क्या किया? पी क्यू को यहाँ पे लिख दिया और ये हिस्से को उधर लिख दिया। तो पी क्यू बराबर
1.73 इंटू 10 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, लास्ट में एक जीरो है, इस नंबर के पीछे एक जीरो बढ़ा दीजिए। अगर 100 से करते हैं तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 से करते हैं तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, और 2 अंक के बाद दशमलव था इसलिए हमने 2 अंकों के बाद में हमने दशमलव लगा दिया। सिंपल सा कैलकुलेशन। कुछ बच्चे जब मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, तो जब 100, 10 या 1000 से हम गुणा करते हैं तो जितना शून्य रहे उतना शून्य आगे लगाते जाइए उस नंबर को लिखकर, और जितने अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है उतने अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ओके, तो हमें PQ, ओके, जब माँ का मान मिला 17.3 मीटर। तो इस तरह से हमें जो पेड़ की ऊंचाई मिली, हमें क्या चाहिए थी, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, ओके, बराबर हमें मिली है 17.3 मीटर। ठीक है बच्चों, आपको सवाल में समझ में आया? ओके, देखिए ध्यान से, इस सवाल में कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है ना किसी स्टेप में? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहें, और जब भी कुछ प्रश्न पूछना होगा तो आप देख के पूछ सकते हैं। देख लीजिए, मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको। चलिए, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है देखिए बच्चों, 40 मीटर ऊंची इमारत। यहाँ पे देखिए एक इमारत दी गई है जिसकी ऊंचाई दी गई है 40 मीटर। तो 40 मीटर ऊंची इमारत की छत से उस इमारत से कुछ मीटर दूरी पर खड़े स्कूटर की ओर देखने पर 30 अंश माप का अवनत कोण बनता है। ओके, अवनत कोण क्यों बन रहा है बच्चों? क्योंकि वो व्यक्ति इमारत की छत से नीचे की ओर देख रहा है। अवनत कोण बनता है, तो वह स्कूटर इमारत से कितनी दूरी पर है? यहाँ पे भी करनी में 3 का मान 1.73 दिया है। तो ऐसे जब करनी में 3 हो या करनी में 2 हो, उसका वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा, आपको बिल्कुल चिंतित ना हो। ये करनी में 3 का वैल्यू या करनी में 2 का वैल्यू, मोस्टली यही लोग आते हैं, करनी में 2 या करनी में 3। ओके, तो इनका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आप उसको सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करके आप आंसर को प्राप्त कर सकते हो। तो फिर से ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि 40 मीटर ऊंची एक इमारत है। ठीक है, यहाँ पे इमारत की ऊंचाई दी गई है 40 मीटर, और उस इमारत की से कुछ मीटर की उस इमारत की छत से, उस इमारत की छत से व्यक्ति खड़ा है इस वक्त। अब छत से खड़ा है, ऊपर की तरफ खड़ा है। इसके पहले वाले सवाल में नीचे खड़ा होकर वो व्यक्ति पेड़ की चोटी को देख रहा था। यहाँ पे इमारत पे के छत पे खड़ा होकर, मतलब टॉप पे खड़ा होकर क्या कर रहा है कि इमारत से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा एक स्कूटर देख रहा है वो। ओके, और उस स्कूटर को देखने पर जो अवनत कोण बन रहा है क्षैतिज समानांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, ओके, अवनत कोण बन रहा है जिसका माप दिया है 30। तो वह स्कूटर इमारत से कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करनी है। करनी में 3 का वैल्यू दिया है 1.73। प्रश्न 2 बार मैंने पढ़ा बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं बच्चों। चलो हम पहले एक इमारत को खड़ा कर देते हैं। ओके, तो इसे आकृति, ये जो प्रश्न है इसे हम आकृति में कन्वर्ट करते हैं। जरूरी है, बिना आकृति में कन्वर्ट किए हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से एक इमारत खड़ी है, ये जमीन है, लंबवत इस पे खड़ी हुई है इमारत। ओके, ध्यान रहे हमारी संकल्पना में जो इमारत है, पेड़ है, चट्टान है, वो जमीन पर लंबवत ही रहनी चाहिए। ओके, उसे मान के चलेंगे। ओके, तो ये लंबवत खड़ी है, ये इमारत है, इमारत का नाम हम लोग लिख देते हैं, ये इमारत AB है। ओके, और ये इमारत का ये टेरिस है, यहाँ पे निरीक्षक खड़ा है, बिंदु A पर निरीक्षक खड़ा है टेरिस के ऊपर, और ये जो बिंदु C है यहाँ पे स्कूटर है बच्चों, यहाँ पे स्कूटर है, और वो व्यक्ति ऊपर से, देखिए ऊपर से नीचे की ओर स्कूटर को देखता है। ठीक है, तो पहले हम क्षैतिज समानांतर रेखा का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ये क्षैतिज समानांतर रेखा हो गई। ओके, अब वो नीचे की ओर देख रहा है उस स्कूटर को, ये इस तरह से देखिए, यहां पे खड़ा होकर व्यक्ति उस इमारत की छत पर खड़ा है, टेरेस पे खड़ा है उस बिल्डिंग के, तो ऊपर से वो उस बिल्डिंग के ठीक सामने, वो आप चाहे राइट साइड में दिखाइए या आप लेफ्ट साइड में कहीं भी आप दिखा सकते हैं। ओके, तो वहां से वो स्कूटर को नीचे की तरफ देखता है, तो ये जो अवनत कोण बन रहा है, अवनत कोण,
जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, उसका माप दिया है 30 अंश। ओके, थीटा का वैल्यू दिया है 30 अंश। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्षैतिज समानांतर रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्षैतिज समानांतर रेखा और ये जो नीचे है ये भी समानांतर है। ओके, तो जब दो समानांतर रेखाओं को बच्चों, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये देखिए जो जेड टाइप का कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण का माप समान होता है, अर्थात यहाँ पे इस कोण का माप जो है थीटा, उसका माप भी होगा 30 अंश। ओके, एकांतर कोण के आधार पर। ठीक है, ये देखिए मैंने डायग्राम पूरा बना के रेडी कर दिया बच्चों। इसे देख लीजिए, क्या दिया था? एक इमारत खड़ी है जमीन पर लंबवत। ठीक है, और इस इमारत की ऊंचाई दी है 40 मीटर। इस इमारत के टेरेस पर एक निरीक्षक खड़ा है और उस इमारत के ठीक सामने नीचे एक स्कूटर खड़ा है। उस स्कूटर को वो देख रहा है। ओके, उस स्कूटर को देखने के लिए 30 अंश माप का औनत कोण बनता है। तो यह है क्षैतिज समानांतर रेखा, ये है दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, तो क्षैतिज समानांतर और दृष्टि रेखा, जब क्षैतिज समानांतर रेखा के नीचे की दिशा की ओर कोई व्यक्ति देखता है तो जो कहता है जिसका माप 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या ज्ञात करना है? सवाल हमारा क्या है बच्चों कि वो जो स्कूटर है वो इमारत से कितनी दूरी पर है। ओके, ये इमारत है और ये स्कूटर है, हमें बीसी का माप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने इस कोण का माप 30 अंश क्यों रख दिया बच्चों? क्योंकि ये देखिए क्षैतिज समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेदित कर रहे तो इस तरह से जेड टाइप का कोण जो बनता है, इन कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। ओके, अल्टरनेट एंगल जो कहा था इंग्लिश में, और एकांतर कोण के माप सर्वांगसम होते हैं। ये 30 अंश का है, इसलिए ये भी 30 अंश का है। ये आप 36 8वीं 8वीं से सीखते चले आ रहे हो। ठीक है, हमारा डायग्राम रेडी है बच्चों। ओके, अब हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमें ये डायग्राम देखना है, ये त्रिभुज को देखना है। ये जो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसे देखते हुए ध्यान रखना कि ये देखिए, ये जो कोण सी है जिसे हम थीटा से दर्शाए हुए हैं और जिसका माप 30 अंश दिया है, इस कोण की सम्मुख भुजा का मान दिया है और संलग्न भुजा का मान पूछा है। सम्मुख भुजा का मान दिया है और संलग्न भुजा का मान पूछा है। तो सम्मुख बटे संलग्न। ओके, tan थीटा अगेन, तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा ए बी है और संलग्न भुजा बीसी है बच्चों। ठीक है, सभी को बराबर दिखाई दे रहा है ना? तो और सभी को बराबर समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं बच्चों। तो tan थीटा का फार्मूला लगाया गया, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan थीटा, थीटा का माप कितना दिया है बच्चों? 30 अंश। हमने थीटा का मान 30 अंश लिख दिया। ओके, ए बी का मान दिया है 40, तो हम यहाँ पे 40 लिख देते हैं। और बीसी का मान तो हमें नहीं दिया है, इसलिए बीसी को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए tan थीटा, जो थीटा के जगह पे हमने 30 रखा है, तो tan 30 का मान फिर हमें उस सारणी से प्राप्त होगा। ओके, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/3। जैसे tan 60 का वैल्यू हमने देखा कि करनी में 3 होता है, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/3 बराबर 40/BC। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें BC का वैल्यू चाहिए, तो हम इस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए BC का गुणा 1 के साथ करेंगे। BC यहाँ पे भाग है, और जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे BC बराबर ये करनी में 3 का गुणा, जब करनी में 3 यहाँ पे भाग है देखिए, और जब वो राइट साइड में जाएगा तो 40 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 40 गुणे करनी में 3। ठीक है, अब BC का गुणा 1 में करेंगे तो BC 1 कम BC ही होता है, और 40 गुणे करनी में 3 का मान हमें फिर से सवाल में दिया हुआ है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है 1.73, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.73। ठीक है बच्चों, तो BC बराबर, अब हम 1.73 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 40 में लास्ट में 0 है ना, हम एक 0 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब 4 का गुणा खाली हमें करना पड़ेगा इनके साथ में। देखिए लास्ट में 0, अगर 2 0 होता तो 2 0 रख देते, 3 0 होता तो 3 0 रख देते।
अब 4 है 4 का, 4 तिहाई 12 के 2, 1 हासिल, 4 सत्ते 28 और 1 हासिल 29, 29 के 9, फिर 2 हासिल बच्चों, और 4 एकम 4 और 4 2 6। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये 0 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 4 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा हम 1.73 के साथ में कर रहे हैं। देखिए, तो 4 तिहाई 12 के 2, 1 हासिल, ओके, 4 सत्ते 28, 28 और 1 हासिल 29 हो गया, 29 के 9, फिर 2 हासिल, और 4 एकम 4, 4 में 2 हासिल जोड़ दिया तो 6 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट लिख दिया राइट साइड में। तो इस तरह से बीसी का मान कितना आ गया बच्चों, 69.20 मीटर, या बीसी बराबर, ओके, मैंने कहा था आप 0 लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी चलेगा, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर मिला, अर्थात उस इमारत से स्कूटर की दूरी कितनी आई, 69.2 मीटर। इमारत से स्कूटर की दूरी हमें प्राप्त हुई बच्चों 69.2 मीटर या 20 मीटर। ओके, देखिए फिर से सवाल को देखिए। हेलो राम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। माइक चालू कीजिए सर, वीडियो और माइक चालू कीजिए राम सर। वीडियो और माइक चालू कीजिए। राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। राम सर वीडियो और माइक चालू कीजिए। इसका माप आप जानते हैं, एक बटे करनी में 3 होता है, बराबर 40 बटे बीसी बच्चों। फिर हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, बीसी यहाँ पे भाग था, लेफ्ट में आके गुणा हो गया, और करनी में 3 यहाँ पे भाग था, वो 40 के साथ में जाके गुणा हो गया, तो बीसी एक कम बीसी हो गया, और 40 का गुणा करनी में 3 में किया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, बीसी को मैंने एज इट इज रहने दिया, 40 को वैसे लिखा, गुणा वैसे, और करनी में 3 की जगह पे 1.73, और जब हम 40 का मल्टीप्लाई 1.73 के साथ हमने किया तो हमें 69.20 आया। इस तरह से हमें बीसी का माप आया 69.20 मीटर। तो हमें मिल गया बच्चों, इमारत से स्कूटर की जो दूरी है वो 69.2 मीटर आ गया। बच्चों इस सवाल के सॉल्यूशन को देखिए ध्यान से, ओके, अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद, इसके उपरांत यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं दोनों सवालों को आपको दिखा रहा हूं, मैं एक एक करके आप देख लीजिए। सुजीत पांडे, बोलो सुजीत। सुजीत पांडे माइक चालू करो। बोलो। हाँ सर, ये पहला वो दूसरा सवाल मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल आपको कुछ भी समझ में नहीं आया?
सर नहीं, वो स्टार्टिंग से वो नहीं, आप है ना, स्टार्टिंग से उधर से नहीं आया मुझे तो। जहाँ पे वन वन अच्छा, अपॉन अंडर रूट 3 है, उधर से नहीं आया अच्छा सर। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन समझाऊं मैं आपको, कैलकुलेशन आप बोल रहे हैं ना, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए कैलकुलेशन समझा रहा हूँ बच्चों, वेरी गुड। तो देखिए मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ज्यादा ये आपको तो पता चला कि करनी में 30 का मान 1/करनी में 3 होता है, ये हमें टेबल से मिलेगा। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बराबर की जगह बराबर, 40 की जगह पे 40/BC की जगह पे BC। अब BC देखिए यहाँ पे राइट साइड में भाग है, वो 1 के साथ गुणा हो गया तो BC एकदम BC हो गया, और करनी में 3 का गुणा 40 के साथ में कर दिया बच्चों। तो 40 को मैंने वैसे रहने दिया, करनी में 3 का मान 1.73 है बच्चों, ठीक है। देखिए BC बराबर, ये 0 मैंने यहाँ रख दिया, और 4 से मैंने 1.7 मतलब 173 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो इतना है 692, और लास्ट में 2 नंबर के बाद में राइट साइड से पॉइंट रख दिया मैंने, दो डिजिट के बाद में, तो हमें 69.20 मीटर मिल गया। समझा आपको कैलकुलेशन समझा? हाँ सर बोलिए। अंडर रूट 3 का मान 1.73 रहता है। क्या बोल रहे हो? ये अंडर रूट 3 का जो मान है हाँ हाँ 1.73, ये वही रहता है, ये नहीं यस आगे यस, बढ़ता हमेशा। ये फिक्स है बच्चों, ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता है। करनी में 3 का मान 1.73 रहेगा, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? आशीष ठाकुर, आशीष सर ठाकुर। आपने जो अभी 2 क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन कहाँ है, किधर से लिया? ये क्वेश्चन बच्चों ये टेक्स्ट बुक से है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ, क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं वो पूछिए। सर उसका पूछना है कि स्वाध्याय में से है या एग्जाम्पल में से है, ऐसा पूछ रहा है शायद वो। हाँ नहीं बराबर, वो टेक्स्ट बुक में मिलेगा ना सर, स्वाध्याय का नहीं है सर। अच्छा, उदाहरण में से है। हाँ ये उदाहरण में है, ये वो हाँ उनको क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वो पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ हाँ। है ना सर। प्रश्न कहीं से भी हो, उससे क्या है। हाँ, और बच्चों किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट? बेबी हेलो चौरसिया, सर। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो आपने बेटा। जैसे लिखा इसमें क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व किया, तो बुक में किस टाइप से सॉल्व किया, मीन्स कि उसका वर्ड्स में आंसर लिख रहा है। कि हम लोग ने जैसे कि एक सेकंड से, तो वर्ड्स में तो मैंने भी आंसर लिख दिया ना यहाँ पे बच्चों, इमारत से नहीं स्कूटर की वो दूरी। नहीं सर, हाँ ऊपर के हाँ साइड में उधर पे लिख रहा है जैसे कि निरीक्षण की पेड़ से दूरी, ये तो हाँ वो सब भी हम लोग को हाँ लिखना ही पड़ेगा ना। बराबर। हाँ नहीं नहीं सर, वो जरूरी, वो बच्चा बिल्कुल जरूरी नहीं, आप आपका सोल्यूशन यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। है ना। अगर वो हाँ, अगर वो बेटा इतना कंपल्सरी रहता तो मैं जरूर लिखता। आप यहाँ पे सब दिखा रहे हो बच्चे, यहाँ पे चित्र में आप सब कुछ दिखा रहे हो, तो आपको जो वर्ड में लिखा है कि ये भी पेड़ है और जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ये सब आपको लिखना जरूरी नहीं है। ओके आप ये सर, चित्र थैंक यू सर। बनाएंगे, चित्र के आधार पर आप सवाल को हल करते जाएंगे, ठीक है। पार्वती क्लियर? करीना। हेलो पार्वती, सर। हाँ बोलो। सर ये और हम किसी? लोग सर हमेशा टेन थीटा क्यों लेते हैं? हेलो पार्वती। हाँ सर। हाँ देखो, राम सर डिस्कनेक्ट हुए लगता है। बेटा कैसा होता है, tan थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। तो हाँ जब हम लोग सूत्र लगाते हैं तो समझो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा में से कोई एक पता हो और दूसरी को ज्ञात करना हो, तो हम लोग tan का सूत्र लगाते हैं, ठीक है।
और मतलब ज्यादातर सवालों में सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दी होती है, इसीलिए tan थीटा लगाते हैं। किसी किसी सवाल में ना कर्ण और सम्मुख भुजा दोनों के बारे में पूछा रहेगा, समझो कर्ण दिया रहेगा और सम्मुख भुजा निकालना होगा, तब साइन थीटा का सूत्र लगाना है, तब साइन थीटा का सूत्र लगाना। और किसी किसी सवाल में संलग्न भुजा और कर्ण अगर रहेगा कि समझो कोई एक दिया है दूसरा निकालना है, तो cos थीटा का सूत्र लगाना। लेकिन इस चैप्टर में जो ये सब सवाल है ना, इसमें ज्यादातर tan थीटा वाले ही प्रश्न रहते हैं, जिसमें हम tan थीटा लगाएंगे तो उत्तर आता है। किसी किसी सवाल में साइन थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। समझा बेटा? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ सर, राम सर डिस्कनेक्ट हुए। ओके ठीक है, चलो और किसी को कुछ पूछना है? अभी सब लोग 9:50 पे कनेक्ट हो जाना, 9:50 पे। हाँ ब्रेक ले लो, 9:50 को कनेक्ट होना।